तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें साथियों कि नोट्स पर आधारित क्लास करवाई जा रही है और इसी कड़ी में हम लोगों ने 3, 4, 5 का ईवीएस एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से देख लिया है। जो अब तक उस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 3, 4, 5 का ईवीएस का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अब साथियों हम लोग 6 से लेकर के 10 तक का एसएसटी और साइंस शुरू करने वाले हैं। इसी कड़ी में आज एसएसटी का पहला होगा ज्योग्राफी 6 क्लास का, इसके बाद कल 7 क्लास का ज्योग्राफी होगा, फिर 8 क्लास का ज्योग्राफी होगा, लगातार होगा साथियों। आज हम लोग 6 क्लास के पूरे ज्योग्राफी को देखेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता दें साथियों कि इस नोट्स में हमने एससीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समाहित मैंने किए हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी नोट्स यह बनी है। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। लगभग 30 से 35 मिनट का यह क्लास हो सकता है। इन नोट्स आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं आप ये समझें कि 3 PS से आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर नोट्स की आप प्रिपरेशन जो चैनल पर हो रही है उसकी आप अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी मदद आपको हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं हमारी दुनिया यानी भूगोल को, कक्षा 6 के भूगोल को। 10 चैप्टर है। चलिए हैंड रिटेन नोट्स है साथियों, आपको पता है। पहला चैप्टर है साथियों इसका अध्याय 1 का हमारा सौरमंडल। इसमें जो है सौरमंडल के बारे में, ग्रह के बारे में कई सारी विशिष्ट चीज़ें दी गई है। तो एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं पॉइंट वाइज ही करूँ, डिटेलिंग थोड़ा बहुत करूँ, क्योंकि डिटेल करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारे कई साथी लोग डिटेल वीडियो देखते भी होंगे कई सारे चैनल पर। तो हमें सिर्फ पॉइंट से मतलब है, ताकि यहाँ से प्रश्न जब बनेंगे या इस कॉन्सेप्ट से जब प्रश्न बनेंगे तो प्रश्न हम बना सकें। और बड़ी बात बता दें, नोटिफिकेशन में भी एससीईआरटी का जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं एससीईआरटी हमारी मेन पूंजी है, एससीईआरटी को हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्टअप देने के लिए हमने एससीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के भी सारे लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोट्स में समाहित कर दिए गए हैं। पर एससीईआरटी को देखेंगे फिर एनसीईआरटी के पॉइंट्स को देख लेंगे। आइए साथियों देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। देखिए सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है, आप सभी को पता है ये चीज़ें। चलिए मैं फिगर भी बना के थोड़ा दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि अगर ये सूर्य है, इसके बाद सूर्य के बाद कौन सा ग्रह होता है साथियों? बुध ग्रह होता है। बुध के बाद कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह होता है साथियों? पृथ्वी होता है। पृथ्वी के बाद कौन होता है साथियों? बृहस्पति होता है। तो आप इस सब चीज़ को जान लीजिए। तो देखिए इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध होता है। इसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। ये सारा पॉइंट आगे लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा। और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन होगा? शुक्र होगा। इसके बाद लाल ग्रह कौन होगा? मंगल होगा। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, डिवोस फिबोस। इसके बाद याद रखना है आपको कौन सा 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र याद रखना। आगे सारा पॉइंट आएगा साथियों। तो आप देख सकते हैं सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। सूर्य के निकट का ग्रह बुध होता है, लाल ग्रह मंगल होता है। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा उल्टी होती है, यानी दक्षिणावर्त होती है, पूर्व से पश्चिम होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि ये सूर्य है, सूर्य के बगल में क्या होगा साथियों? ये क्या होगा? बुध होगा। इसके बाद फिर आगे चल के शुक्र होगा, फिर इसी तरह से आप जाते जाएगा अरुण तक। तो याद रखना है शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा क्या होती है? उल्टी होती है अन्य ग्रह से। जैसे पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, ये सब कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व घूमता है। मात्र शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है साथियों। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं आप सभी को पता है, तो कमेंट कीजिए मुझे। तो का एक छल्ला वाला एकमात्र ग्रह शनि है। शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है साथियों? छल्ला पाया जाता है। इसके बाद आगे भी हम लोग देखेंगे कि प्लूटो पहले ग्रह था पर अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा इसे दे दी गई है। आपको बता दें साथियों कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितना था? 9 था। 9वां ग्रह कौन था साथियों? प्लूटो था। तो प्लूटो ग्रह की संज्ञा से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यह दूसरे ग्रह की कक्षा को काट देता था, इसलिए इसको जो है प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया गया। तो प्लूटो ग्रह नहीं तो क्या है? क्षुद्र ग्रह। इसके बाद तारा को क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। ये चीज़ याद रखना है। तारा को क्या होता है साथियों? अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का लगता है समय। देखिए पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन होगा? सूर्य होगा। और सूर्य के बाद जो नज़दीक का तारा होगा पृथ्वी का, वह कौन होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? एक तारा है, तारा को अपना प्रकाश होता है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है। ये चीज़ याद रखना है साथियों। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन है। आंतरिक से देखने पर धरती नीली दिखती है। यानी साफ तौर पर समझे साथियों कि जो ऐसे समझे साइंटिफिकली रीजन से पृथ्वी में 2/3 भाग क्या है? पानी है। तो जब सूर्य की प्रकाश पानी पर पड़ती है तो वह नीला रंग का बहुत ज़्यादा परावर्तन करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखता है। तो पृथ्वी पर जीवन है और आंतरिक से देखने में क्या होता है? नीला दिखता है। और यह जो है नीला ग्रह भी इसको कहते हैं पृथ्वी को। और अभी मैंने बताया कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है और समुद्र के सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है, इसलिए जो है वह नीला दिखता है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चांद है। ऐसे मैं बता देता हूँ
शुक्र और बुध, यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसके बाद तीसरा आपको पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन होता है? चांद होता है, चंद्रमा होता है। इसका मंगल आप याद रखिए, 2 उपग्रह होता है, डिवोस और फिबोस होता है। फिर बृहस्पति में सबसे ज़्यादा उपग्रह होता है। फिर शनि है, शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन है? टाइटन है। आगे सब पॉइंट है साथियों। आगे है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकंड, यानी 1.3 सेकंड लगता है। इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। तो आपको याद रखना है ये सारा पॉइंट। देखिए सारा पॉइंट याद रहेगा तो अगर यदि बीपीएससी प्रश्न पूछेगा घुमा फिरा के तो आपको ध्यान में रहेगा। और सब तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी का ही पॉइंट सब पूछा जाएगा। चंद्रमा दिन में अधिक गर्म होता है, रात में अधिक ठंडा रहता है, याद रखना। चंद्रमा का धरातल उबड़ खाबड़ रहता है, इस पर मिट्टी भी नहीं होती है। और बृहस्पति का जो है ग्रह उपग्रह कितना है? 63 है और शनि का 62 है। देखिए ये अभी चेंज होता रहता है, कभी 80 85, अभी शायद 90 95 करके, एग्जैक्ट तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी बृहस्पति की सबसे ज़्यादा उपग्रह है, शनि की उससे कम है। और बृहस्पति का मुख्य उपग्रह कौन होगा? गैमीड होगा। और शनि का मुख्य उपग्रह कौन होगा? टाइटन होगा। इसके बाद बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, ये मैंने अभी तुरंत कुछ ही देर पहले आपको बताया। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होगा? टाइटन होगा। उपग्रह अपना प्रकाश नहीं रहता है, याद रखना है, उपग्रह को अपना प्रकाश नहीं रहता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है। जैसे अगर यदि सूर्य है, आगे चल के ये क्या होगा? बुध होगा, बुध के बाद शुक्र होगा, शुक्र के बाद ये क्या होगा साथियों? ये कौन सा ग्रह होगा? पृथ्वी होगा। पृथ्वी के बाद ये मंगल होगा, मंगल के बाद बृहस्पति होगा। तो मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पर जो है साथियों क्षुद्र ग्रह रहता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच रहता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन होगा साथियों? सीरस होगा, याद रखना है। मंगल के 2 उपग्रह कौन होगा? डिवोस और फिबोस होंगे। इसके बाद आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में याद रखना है कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला है। तो हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है साथियों, जिसका नाम क्या है? ऋतु, पुलद, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। ये 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है साथियों, सप्तऋषि तारों का नाम। तो पहले याद रखना है सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है। 7 तारों का मैंने नाम बता दिया। इसके बाद यूनानी ग्रंथ में इस तारों का नाम अलग अलग है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपी, सिलोन, एटा एवं जेटा। ये सब एससीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये सब थोड़ा आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद सप्तऋषि में मैंने आपको बताया ऋतुपुलह। तो ऋतुपुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनमें से सप्तऋषि का कौन सा समूह उत्तर दिशा का सूचक है? तो क्या याद रखना है? देखिए सप्तऋषि कौन था? ऋतुपुलह। तो याद रखना है सप्तऋषि का ऋतु और पुलट, ऋतु और क्या पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। यहाँ थोड़ा लिखने में मिस हो गया है साथियों, पुलह होगा, पुलट नहीं होगा, पुलह होगा। इसके बाद ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होगा? यह एक स्थिर तारा है, यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित रहता है। तो ये याद रखना है, यह क्या है? एक स्थिर तारा है। और ध्रुव तारा से हमें क्या उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान पर देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। देखिए आपकी क्या क्षितिज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं से जा रहे हैं, पृथ्वी तो है, उसके ऊपर आकाश है, तो आपको दिख रहा होगा, दूर से दिखेगा। तो ये जो पृथ्वी आकाश है, ये आपको लगेगा कि पृथ्वी से मतलब दूर देखने वाला लगेगा, गोल जाके वो मिल गया है। तो ये क्या है? क्षितिज की स्थिति है। यानी कि आप कहीं पर बैठे हैं, आकाश को देखिए, आकाश क्या लगेगा? वो एकदम कहीं तरह लगेगा कि जाकर के नीचे जाकर वह पृथ्वी में सट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्या होता है? क्षितिज पर दिखाई देता है। इसके बाद यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। इसके बाद यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। प्राचीन भारत में नाविक उत्तर दिशा जानने के लिए ध्रुव तारा का ही प्रयोग करते थे। और राशि की संख्या कितनी है साथियों? 12 है। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिसकी संख्या क्या है? 27 है। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये सूर्य है, सूर्य के बाद तो मान लीजिए ये क्या है? बुध होगा, ये शुक्र होगा, और फिर ये क्या है? पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है? विभिन्न तारों का समूह है। तारों का क्या है? समूह है। इसकी संख्या क्या है? 27 है। तो इस तारों को जो है आप देख सकते हैं, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे समूह को नक्षत्र कहते हैं। देखना है, इस दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र हैं। कितने नक्षत्र हैं? कुल 27 नक्षत्र हैं। और 27 नक्षत्र का नाम उसमें दिया हुआ था, हालांकि मुझे इंपॉर्टेंट उसमें नहीं बुझाया, क्योंकि 27 नक्षत्र होगा तो भाई कितना नक्षत्र आदमी याद रखेगा, तो मैंने इसको नहीं लिखा था। लेकिन आपको याद रखना है कि नक्षत्र कितने हैं? 27 होते हैं। और नक्षत्र क्या होता है? पृथ्वी के अगल बगल का तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। और प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। यानी पृथ्वी जो है प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। नक्षत्र की अवधि 14 दिन होती है। यानी कि जो पृथ्वी है साथियों, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके तारों का अगल बगल जो समूह है, तो प्रत्येक नक्षत्र को वह पार करती है 14 दिन में। 27 नक्षत्र है। इसके बाद ग्रह का नाम देखिए, ग्रह का मैंने अभी बताया, इसका ट्रिक है, आपको याद रखना है एम भैम जेसम। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ क्या होगा? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपको यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दे दिया है।
तो क्रमवार रूप से आपको याद रखना है, यहाँ सूर्य होगा, इसके बाद ये सब ग्रह क्रम रूप से होगा। और मैंने आपका विशेषता बता दिया है, सबसे दूर का ग्रह वरुण होगा, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध होगा, इसके बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र होगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा, लाल ग्रह मंगल होगा। ये सब सारा पॉइंट तो मैंने अभी बता ही दिया। इसके बाद है पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र होगा, अभी मैंने बताया। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। ब्रह्मांड में क्या होता है? लाखों आकाशगंगाओं का समूह होता है। देखिए आकाशगंगा यानी ब्रह्मांड हमारा क्या है? अनंत है, शून्य है, बहुत मतलब बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा है, याद रखना। इसके बाद देखिए याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा? बृहस्पति होगा, छोटा ग्रह बुध होगा। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं, याद रखना। उल्कापिंड किसे कहते हैं? आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। और उल्कापिंड जब वायुमंडल के कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेती है। देखे होंगे कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी पर भी गिरता है, कहीं कहीं गहरा छेद भी कर देता है, कहीं कहीं धरती के अंदर समा जाता है। तो जो उल्कापिंड होता है साथियों, वो जो ब्रह्मांड से टूट कर गिरता है, वह जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के जो हवा होते हैं, क्योंकि उसका स्पीड उल्कापिंड का इतना होता है, घर्षण से क्या लगता है? उसमें आग लग जाता है। तो कई बार देखेंगे वृक्ष पर तरका उड़का गिर जाता है, वो वही सब उल्कापिंड का ही उदाहरण है। इसके बाद आप देख सकते हैं अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। तो देखिए सबसे पहले आपको याद, देखिए पॉइंट में करते जाऊँगा, डिटेल करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवा यानी समरात्रि, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब, याद रखना है, मैंने पहले ही कहा आपको कि शुक्र और अरुण की गति क्या है? पूरब से पश्चिम। बाद बाकी जितने भी ग्रह हैं उसकी गति, पृथ्वी हो या मंगल हो या जो भी अन्य ग्रह है, सबका पश्चिम से पूरब होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसके बाद याद रखना है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती है। हालांकि इसको डिटेल में करूँगा तो कर सकता हूँ, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि आप डिटेल से क्लास वगैरह कर ही होंगे, हमें सिर्फ पॉइंट से मतलब है। देखिए डिस्कस करने के लिए मैं बहुत चीज़ों को इसमें डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। और हमें मतलब है सिर्फ नोट्स से, नोट्स हो जाएगा तो हमारा पूंजी हो जाएगा, तो इससे आधारित जो सवाल आएगा हम बना देंगे। अगर मान लीजिए सर लोग पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े हैं, तो ये पॉइंट आपको रहेगा तो मजा आएगा वहाँ बनाने में। इसके बाद है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात रहता है, ये याद रखना है। उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। अभी मैंने बताया कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। इसके बाद उष्ण कटिबंध पेटी पर सालों भर गर्मी पड़ती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये बीचों बीच विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा का ये जो क्षेत्र पड़ता है ये उष्ण कटिबंधीय पड़ता है। इसके ऊपर में शीतोष्ण कटिबंधीय, उससे ऊपर में शीत कटिबंधीय। तो आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंध पे सीधे सूर्य का रोशनी पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना है उष्ण कटिबंध पर सालों भर गर्मी रहती है और उष्ण कटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी किस में रहती है? शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि उष्ण कटिबंध से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो आपको शीतोष्ण कटिबंध मिल जाएगा। इसके बाद साल भर बर्फ जमी रहती है, इसे शीत कटिबंध पेथी कहते हैं। सबसे जो ऊपरी सिरा होता है साथियों, वहाँ सूर्य की रोशनी कम पहुँच पाती है, गर्मी कम पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर सालों भर बर्फ जमा रहता है। आगे है कि पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ा होता है। हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है, चंद्रमा उसका उपग्रह है, तो ऑटोमेटिकली है कि चंद्रमा से वह बड़ा ही होगा। इसके बाद चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील एंगस्ट्रॉम थे। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा अपोलो 11 एक यान था, उसी के माध्यम से नील एंगस्ट्रॉम क्या थे? चांद पर पहुंचे थे। इसके बाद है उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा अक्ष है, याद रखना। इसके बाद अध्याय 3 है, देखिए पृथ्वी के परिमंडल। महासागर कितने हैं साथियों? 4 हैं महासागर। इसके बाद महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में दे सकता है कि कौन सा महासागर नहीं है, आपको याद रखना है ये सब। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से जलमंडल होते हैं। जलमंडल कितना है? 71% भाग पे है। थल कितना है? 29% भाग पर। इसके बाद 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे? राकेश शर्मा बने थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी फोन लगा के राकेश शर्मा से पूछा तो कहें, राकेश शर्मा बोले क्या? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो स्थल मंडल कहलाते हैं। स्थल संधि क्या होता है? देखिए स्थल का एक सरकरा भाग जो बड़े स्थल खंडों में एक दूसरे से जोड़ता है, वही स्थल संधि होता है। जैसे मान लीजिए कि एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, ये दूसरा दक्षिण अमेरिका है, इसको एक स्थल मार्ग से जोड़ दिया तो ये क्या होगा? एक स्थल संधि हो गया। 2 स्थलों को जोड़ा रहा है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को। इसी तरह से मान लीजिए कि जल संधि, जल संधि क्या होगा? जैसे प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर, अगर दोनों किसी थोड़ा रेखा से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? जल संधि होगा। जैसे देखिए पानी की संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है वह जलडमरू मध्य कहता है। जैसे कि पाक जल संधि, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि है। हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं, याद रखना है साथियों आपको। हवा में उड़ने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। वायुमंडल क्या होते हैं? जलमंडल स्थल मंडल के चारों ओर हवा है और
कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद आगे है साथियों, जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्व का उपयोग करती है। देखिए जो जलीय पौधा होता है यानी कि उसका जो पोषण होता है सिर्फ जल से ही रहता है, तो जल में डूबी हुई कुछ भूमि से या नहीं तो कह सकते हैं कि जल में ही घुली हुई मिट्टी के पोषक तत्व आदि से का वह उपयोग करती है। इसके बाद आगे है स्थल मंडल है कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों उपस्थित रहने पर जीवन पनपता है, उसे जैव मंडल कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैव मंडल किससे किससे होकर बनता है, तो ये तीनों मंडल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद है अरब सागर बंगाल की खाड़ी के पश्चिम दिशा में। देखिए जैसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, भारत का मानचित्र इधर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी होगा, इधर क्या होगा, अरब सागर होगा। तो देखिए आप अगर इस पर ड्रॉ कीजिएगा दिशा को, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बंगाल की खाड़ी से ये किधर है, पश्चिम में है, और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी किधर है, पूर्व में है। तो ये डायरेक्शन का चीज़ है। इसके बाद अध्याय 4 है साथियों, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। देखिए चिकनी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, दोमिट मिट्टी या केवाल मिट्टी भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिकनी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, केवाल मिट्टी भी कहते हैं। और चिकनी मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद ये याद रखना है, दलदली भूमि में दलहन की फसल खूब होती है। ये देखिए जैसे पटना से मोकामा का क्षेत्र एक ताल क्षेत्र है, ठीक है, इसमें जो है दलदली भूमि पाई जाती है, तो यहाँ दलहन की फसल खूब होती है। इसके बाद आगे है साथियों मैदान, 3 प्रकार के मैदान हैं, एक अपर्दन मूलक मैदान, इसके बाद निक्षेपण मूलक मैदान, इसके बाद रचनात्मक मूलक मैदान। एक एक चीज़ को मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपर्दन मूलक मैदान के बारे में जानते हैं। देखिए अपर्दन मूलक मैदान क्या है, वे मैदान जिसकी संरचना में अपर्दन क्रिया की प्रमुख हाथ रहता है। जैसे कहीं से मिट्टी उट्टी अपर्दन होकर के आई और वह मैदान बन गया, तो अपर्दन मूलक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर्दन मूलक का मैदान का उदाहरण कौन है, तो फिनलैंड का मैदान। इसके बाद उत्तर यूरोप एवं कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान, ये क्या है, अपर्दन मूलक का मैदान का उदाहरण है। इसके बाद निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण के दौरान जो है अलग अलग ढंग से जो मैदान बनता है उसको निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। जैसे केरल का तट मैदान, ये निक्षेपण मूलक मैदान है। तो क्वेश्चन आपसे देखिए इसमें कैसे पूछेगा कि कौन सा निक्षेपण मूलक मैदान है, तो ऑप्शन दे देगा, इसमें केरल का तट मैदान। इसके बाद रचनात्मक मैदान है। देखिए इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और मध्यवर्ती मैदान। याद रखना है रचनात्मक मूलक मैदान का उदाहरण कौन है, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। देखिए सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार संसार का छत कहा जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ की वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। तो अरावली पर्वत जो होता है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे हम लोग पर्वत का प्रकार पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। इसके बाद आगे है हिमालय पर्वत में अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग पर बर्फ जमते हैं, लेकिन ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके बाद पर्वत, देखिए पर्वत जो है वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, इसके बाद एक और है पर्वत ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 प्रकार का पर्वत होता है, याद रखना है। देखिए वलित पर्वत क्या है, इसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और शिखर शंखवाकार होती है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, तो कौन होगा, हिमालय पर्वत। और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत कौन होगा, वलित पर्वत का उदाहरण होगा। इसके बाद भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है, 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, वही भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाता है। भारत का सतपुरा पर्वत, ये सब सारा SCRT में दिया हुआ है साथियों। तो आपको याद रखना है भारत का सतपुरा पर्वत क्या होगा, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत जैसे ज्वालामुखी फटने से इस सब आदि से जो पर्वत का निर्माण होता है, जैसे इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड के सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत हैं ये सब। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सारा पॉइंट आप नोट्स लीजिएगा तो सारा पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। तो सारा चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन, वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से, अपर्दन होने से ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अवशिष्ट पर्वत होते हैं, और अवशिष्ट पर्वत का सबसे उदाहरण क्या है, अरावली पर्वत। तो याद रखना है अरावली पर्वत एक समय में क्या हुआ करता था, वलित पर्वत हुआ करता था, लेकिन बाद में अपर्दन वगैरह हुआ, ऊंचाई कम हुई, पुराना हुआ, तो आगे चल के वो क्या हुआ, अरावली पर्वत हो गया। इसके बाद याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि सोन नदी पटना के पास जो है मैदानी क्षेत्र में आकर गंगा में मिलता है। तो बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र में आकर बहती है। वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, ये याद रखना है। इसका धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, या एक मिट्टी और मैंने बताया था केवाल की मिट्टी। इसके बाद आगे है साथियों कि पठार की ऊपर का सतह सपाट होता है, ये पहले से आपको पता होगा। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों और मैदान भाग के रूप में फैला हुआ है, यानी कि साफ समझे कि बिहार का जो अधिकतर भाग होता है गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग फैला होता है। जैसे बीच में गंगा है तो बिहार का सब भाग दोनों ओर जो है फैला हुआ है, पूरा बिहार गंगा के। इसके बाद है कि दिशाएं, देखिए दिशाओं से संबंधित कुछ रूप से है, तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके बाद दिशाओं की कुल संख्या 10 होती है, आपने देखा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 1 2 3 8 हुआ, फिर ऊपर नीचे भी 1 होता है, 8 2 10। तो कुल याद रखना है दिशाओं की संख्या 10 होती है और प्रमुख दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद
बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, याद रखना है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जैसे बंगाल है ये साथियों, याद रखना है ये बंगाल की खाड़ी है। अगर यहाँ पर अगर ड्रॉ कीजिएगा लाइन नॉर्थ साउथ का, तो ये किधर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा बंगाल की खाड़ी किधर, दक्षिण पूर्व में दिख रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं। आगे अरब सागर भारत के पश्चिम दक्षिण में है। देखिए अरब सागर क्या है, जैसे ये भारत है, इधर अरब सागर, इसको ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा ना। तो याद रखना है ये चीज़। इसके बाद आगे है साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे कि ये यहाँ पर है भारत, ये बंगाल की खाड़ी है, इसी के बगल में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है साथियों। तो अंडमान निकोबार द्वीप याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। जैसे ये भारत का अगर मानचित्र होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हिमालय पर्वत है। इसके बाद भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये सब आपको पता होगा पहले से भी। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल। इसके बाद जो है यह जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। याद रखना है कि इंदिरा कॉल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत के 9 राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ये देख सकते हैं 9 राज्य कौन, गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसके बाद आगे है त्रिपुरा, तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। और कौन, त्रिपुरा किस देश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है साथियों। इसके बाद भारत का दक्षिणतम राज्य कौन होगा, तमिलनाडु होगा। इसके बाद आगे है कि भारत के 4 दिशाओं में तो कौन कौन क्या है, चौहद्दी इसका। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में हिंद महासागर है, ये याद रखना है। इसके बाद छठा है पृथ्वी और ग्लोब। देखिए किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन आसमान आपस में मिल जाते हैं, इसे क्षितिज कहते हैं। हमने इससे पहले ही आपको क्षितिज के बारे में बताया है साथियों। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील एंगस्ट्रॉम था। अपोलो 11 में यूएसओ के द्वारा जो चलित यान था उसी पे गए थे। महासागर की संख्या 4 है और इसकी औसत गहराई 4 किलोमीटर या 3800 मीटर है। ये आपको याद रखना है। ये महासागर यानी चारों जो महासागर है उसकी औसत गहराई कितनी है, 3800 मीटर या 4 किलोमीटर। महादेश कितने हैं, 7 महादेश हैं, आपको याद होगा। इसके बाद आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिम सागर कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। देखिए आर्कटिक महासागर, 4 महासागर में एक महासागर क्या होता है, आर्कटिक महासागर होता है, लेकिन वहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे हिम सागर भी कहते हैं। इसके बाद आगे है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। आगे है साथियों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ये सब हालांकि आपको पता होगा। इसके बाद वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 समांतर भाग में बांटता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, आप देखिए जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के बीचों बीच क्या है, काल्पनिक रेखा है, वह क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। इसके बाद यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो उत्तर होता है यह क्या है, यह क्या है, कर्क रेखा है। इसके बाद 23.5 डिग्री जो दक्षिण होता है यह क्या है, मकर रेखा है, याद रखना ये चीज़। इसके बाद 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पृथ्वी में कुल देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर है, रेखाएं खींची जाती है। इसके बाद आगे है देशांतर रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है और अक्षांश रेखा से क्या होता है, दूरी का होता है। इसके बाद है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहते हैं, मध्यम रेखा कहते हैं या ग्रीनविच लाइन कहते हैं। भारत की मानक सीमा 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना जाता है, जिससे 5.5 घंटा आगे होता है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। भारत का समय निर्धारण इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर यूपी से होता है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय होता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। यहाँ समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। मान लीजिए कि ग्रीनविच में अगर मान लीजिए कि 5 बजा होगा तो भारत में क्या हो जाएगा, उसका 5.5 घंटा बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, 10:30 बज जाएगा। या 2 बजा होगा तो सीधा 5 घंटा बढ़ा दीजिए, 7:30 बज जाएगा। इसके बाद मानचित्र का अध्ययन। देखिए मानचित्र का अध्ययन बहुत ही आसान है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को जान लीजिए ना। देखिए ज़मीन के बड़े बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए छोटे छोटे नाप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे भौतिक मानचित्र। देखिए इसमें याद रखना है पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद गांव, शहर, राज्य, क्षेत्र एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वत का जो है मानचित्र क्या कहलाता है, तो भौतिक मानचित्र कहलाता है। भौतिक पठार और नदी और महासागर को जिसमें दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र होगा। गाँव, शहर आदि के सीमाओं को दर्शा राजनीतिक। और थीमेटिक मानचित्र ये थीम पर आधारित होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर और गांव, राज्य एवं सीमाओं से को छोड़ करके जो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि खाली एक ही का होगा, जैसे जलवायु का ही सिर्फ मानचित्र होगा उसमें, तभी वह थीमेटिक मानचित्र होगा। वनस्पति का ही सिर्फ मानचित्र होगा, तभी वह थीमेटिक मानचित्र होगा। यानी
जो भी मानचित्र होगा एक ही चीज़ का होगा, वह थीमेटिक मानचित्र होगा। वनस्पति का तो पूरा वनस्पति का मानचित्र है, जनसंख्या है तो पूरा जनसंख्या का मानचित्र है। तो ये सब चीज़ थीमेटिक मानचित्र, यानी एक थीम पर आधारित मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। विश्व भूगोल के निर्माता मार्टिन वेहेम है, ये सब याद रखना है। इसके बाद हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है और विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सीमेंडर हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक एराटोस्थेनीज है। मानचित्र में 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। इसके बाद है कि मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं, याद रखना है, मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। अब पर्वत को किससे दर्शाते हैं? भूरे रंग से दर्शाते हैं, आगे आपको दिखेगा। इसके बाद है देखिए, मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं, जलीय भाग को नीले रंग से दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन से रंग को मानचित्र में किस भाग को दर्शाते हैं। उद्योग को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, मैदान को भौतिक मानचित्र। उद्योग मतलब अगर सिर्फ उद्योग आधारित ही मानचित्र होगा वह थीमेटिक मानचित्र होगा। अब मैदान, पर्वत, पठार ये सब क्या होगा? भौतिक मानचित्र में आएगा। इसके बाद देखिए मुख्य रूप से 2 अध्याय और बच गए हैं। इसमें देखिए हमारा राज्य बिहार के बारे में सारा चीज़ है। तो बिहार हमारा क्या है? यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 345 किलोमीटर, याद रखना है ट्रिक में 3, 4, 5, और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर होता है। देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल होता है, पूरब में पश्चिम बंगाल होता है, दक्षिण में झारखंड होता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश होता है। इसके बाद बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं। 39वां जिला कौन बनने वाला है? बाढ़ प्रस्तावित है। और 38वां जिला सबसे अंत में बनने वाला जिला कौन है? अरवल है। प्रखंडों की संख्या 534 है, ये गड़बड़ भी सकती है, इसको थोड़ा मिला लीजिएगा। बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पर की जाती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में तंबाकू की खेती कहाँ कहाँ होती है? वैशाली जिला, समस्तीपुर जिला, मुजफ्फरपुर जिला। गन्ना की खेती कहाँ कहाँ होती है? छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र। जूट की खेती कहाँ पर होती है? तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। ये सारे पॉइंट आपको पूछा जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा नोट्स बना है। और ये याद रखना है, बिहार में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 6.4% भाग पर वन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजगीर में सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो राजगीर में है। इसके बाद भीम बांध अभ्यारण्य, ये सारे बिहार से उठाए गए हैं साथियों। यह है खड़गपुर, मुंगेर की पहाड़ी में है साथियों भीम बांध अभ्यारण्य। इसके बाद है बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। संयुक्त रूप से इस प्रखंड को क्या कहते हैं? सरेसा कहते हैं। सरेसा जो है तंबाकू उत्पादन करने वाला एक क्षेत्र होता है। में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो बाघ के लिए संरक्षित है, आपको पहले से पता होगा। कांवर झील कहाँ पर? बेगूसराय में है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार 3रे नंबर पर आता है। पहला यूपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा बिहार का। इसके बाद देखिए बिहार दर्शन 9-10 को हमने एक में ही ले लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट को। महाबोधि मंदिर गया में है, विष्णुपद मंदिर गया में है। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने काले पत्थरों से करवाया था। तो हमने इसको ईवीएस में करवा दिया है। गर्मकुंड राजगीर में है। नवादा में काकोलत जलप्रपात है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ठंडे जल के लिए इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है? तो नवादा का काकोलत जलप्रपात। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? राजगीर में है। पितृपक्ष का मेला जो है अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगाया जाता है। कहाँ पर? गया में लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार में कहाँ पर पितृपक्ष का मेला लगता है? तो गया में होता है। मूलचिंद सरोवर कहाँ पर है? गया में है। शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। इसके बाद देखिए सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। गोलघर कहाँ पर है? पटना में है। पटना सिटी तक में क्या है? तख्त हरमंदिर साहिब, यानी गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वहाँ पर, तो उन्हीं का क्या है वहाँ पर? तख्त हरमंदिर साहिब है। इसके बाद शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद खां है। मकबरा, इसका जो शेरशाह मकबरा जो है वह अष्टकोणीय है। ये देखिए ये बीपीएससी में कूट के रूप में पूछ सकता है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी होना चाहिए। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। मकबरा इसका अष्टकोणीय है तथा लाल पत्थर से बनित है। मकबरे का छत में गोल गुम्बद के रूप में मकबरा है। तालाब के बीचों बीच है यह, बीच एक पुलिया मुख्य द्वार तक गया हुआ है साथियों। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट है साथियों एससीईआरटी का कि गोलघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1786 में हुई थी। जॉन गाल्स्टीन के द्वारा कराया गया था गोलघर का स्थापना। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि दुर्गम या अकाल काल के समय जो इसमें अनाज रखी जाती है इससे लोगों की मदद की जा सके। इसकी दीवार 12 फीट मोटी है और 96 फीट ऊंची है। चलिए मैंने आपको क्या कहा था कि हमने एनसीईआरटी पॉइंट्स भी ले लिया है। 5 मिनट में एनसीईआरटी पॉइंट्स सारा हो जाएगा। हालांकि साथियों बहुत सारे पॉइंट एनसीईआरटी और एचसीईआरटी में कॉमन है। तो मैंने क्या किया कि जो पॉइंट वहाँ लिखे थे उसको मैंने रहने दिया और जो नहीं लिखा था उसको मैंने लिख लिया है सारा सर्च करके। आप देख सकते हैं हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। शुक्र को जुर्मा ग्रह कहा जाता है, आपको पता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लेता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट सब है साथियों। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा सौरमंडल का भाग है दुग्ध मेखला का। शनि के बाद दूसरा उपग्रह बृहस्पति का है, इसके बाद शनि का है, इसके बाद अरुण का है। इसके बाद सूर्य के हिसाब से
पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले कौन है? बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है। ये सब तो मैंने करवा ही दिया। लाखों आकाशगंगा से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता पथ पर यात्रा करते हैं। याद रखना है कि सारे ग्रह कैसे लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर उसके चक्कर काटते हैं। ये रखना है साथियों कि उत्तरी ध्रुव स्थित है। उत्तरी ध्रुव कहाँ पर स्थित है? तो विषुवत रेखा, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त है साथियों। याद रखना, दक्षिणी ध्रुव है, याद रखना। इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा मैंने बता दिया, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत रेखा से ध्रुव तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए अक्षांश रेखा क्या होता है? जैसे ये भूमध्य रेखा होगा, इसका समांतर सब क्या है? ये अक्षांश रेखा। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है, ये सब याद रखना है। इसके बाद अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है, इधर अंटार्कटिका वृत्त होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इसके बाद है आगे कि देशांतर की कुल संख्या 360 है और अक्षांश की कुल संख्या कितनी है साथियों? 181 है। दोनों ध्रुव को हटा दिया तो इसकी संख्या 179 हो जाएगी। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए 21 जून और 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। हमने इसको डिस्कस किया। जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इसके बाद आगे पॉइंट है कि सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। याद रखना, सर्दी के मौसम में क्या होता है? दिन छोटा है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। याद रखना है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ये NCERT का पॉइंट सब है साथियों। गाँव शहर को दिखाने के लिए मानचित्र में बड़ा पैमाना है, मानचित्र में महाद्वीप एवं देश के लिए छोटा पैमाना है। देखिए उल्टा होता है। मानचित्र में क्या होता है? गांव शहर को दिखाने के लिए बड़ा पैमाना का प्रयोग करते हैं और मानचित्र में महाद्वीप आदि देश को दिखाने के लिए छोटा पैमाना का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है, हरा रंग मैंने आपको बताया क्या हुआ? मैदानों के लिए। इसके बाद एक और बताया था क्या? नीला रंग नदी आदि के लिए, समुद्र आदि के लिए। वृक्षों का वितरण किसमें होता है? थीमेटिक मानचित्र में। अभी हमने आपको बताया पहाड़, पर्वत, नदी, ये सब क्या होता है? भौतिक मानचित्र होता है। सड़क आदि का जो होता है वह क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र होता है, गांव सड़क मोहल्ला का मानचित्र। इसके बाद आगे जितना भी होता है उद्योग मानचित्र, वृक्ष का मानचित्र, ये सब थीमेटिक मानचित्र में आता है, थीम आधारित होता है। नीले रंग का उपयोग मानचित्र में जलाशय के लिए किया जाता है। इसका ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ होता है पानी या जल। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। ये NCERT का पॉइंट है साथियों। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर किससे जुड़ा हुआ है? बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है साथियों। यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग कौन करता है? पनामा स्थल संधि। इसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है, जो मेरियाना गर्त किसमें पाया जाता है? आपको कमेंट करना है। प्रशांत महासागर में पाया जाता है, बिल्कुल। इसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। वह मात्र एक महाद्वीप है जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका महादेश में तीनों रेखा गुजरती है। इसके बाद अगला पॉइंट है साथियों, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पॉइंट ही था तो मैं क्या कर सकता हूँ साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन होगा? गोवा होगा। शिवालिक को दक्षिण हिमालय का भाग कहा जाता है, याद रखना। शिवालिक को क्या कहता है? दक्षिण हिमालय का भाग कहा जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट को कहा जाता है और हिमाद्री पर्वत किसको कहा जाता है? आप कमेंट में जवाब दीजिए। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर होता है सूर्योदय में। देखिए अगर मान लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, तो यहाँ इससे 2 घंटा पहले ही जो है सूर्य उग जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ फिर आने में समय लगता है। बच्चा वाला सवाल है ये सब। सबसे छोटा राज्य गोवा है। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है साथियों? 36 है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? तीनों और जल से घिरा, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्रायद्वीप है तो ये तीनों और इसका जल है ना, तीनों और जल है, एक तरफ से एक स्थल है, ये क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। इसके बाद है सुनामी। सुनामी क्या होता है? भूकंप आने के कारण हमें सुनामी का पता चलता है। जैसे समुद्र तल पर भूकंप जब आने का संभावना रहता है तो सुनामी उत्पन्न हो जाता है, नहीं सुनामी से ही हमें भूकंप का सूचना मिलता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, याद रखना है। भारत का 7 देशों के साथ सीमा है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये याद रखना है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। कहाँ पर अरावली पहाड़ी? राजस्थान में है। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में है। और थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। सर्वाधिक वर्षा विश्व में कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय में होता है। जंगली बकरे प्लस हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गर्म और शुष्क हवा को भारत में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अंतिम पॉइंट है साथियों, लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हर साल वन्य जीव सप्ताह हम कब मनाते हैं? अक्टूबर में मनाते हैं। देश के शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। भारत में किस भाग में लौटते हुए मानसून पर वर्षा होती है? देखिए जैसे कि क्या होता है कि जैसे ये भारत है, यहाँ पर केरल है, केरल से अगर मानसून प्रवेश करती है जाती है तो लौटते समय यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में यहाँ पर क्या होता है कि वह टकरा जाता है पहाड़ से, इसलिए जो है क्या होता है कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में घनघोर बारिश होती है। तो खत्म हो गया साथियों 2200 पेज का पूरा PDF। हालांकि साथियों थोड़ा
स्पीड हमने किया, लेकिन हमारा प्रयास है कि पूरे एक क्लास के एक सब्जेक्ट को एक ही दिन में कवर करना है। पॉइंट्स नहीं मतलब है, आप नोट्स खरीद लीजिए, सारा पॉइंट्स आपको मिल